नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोको के रिवर्सर और CTF कंट्रोल सर्किट के बारे में बात करते हैं। हमारे कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोको में जो रिवर्सर कॉन्टेक्टर होते हैं वो दो की संख्या में होते हैं, J1 और J2। ये J1 और J2 STC में लगे हैं। इसमें से हमारा जो J1 रिवर्सर कॉन्टेक्टर है वो STC1 में BA1 पैनल पर लगा होता है और J2 जो रिवर्सर कॉन्टेक्टर है वो STC2 में BA2 पैनल पर लगा होता है। ये ड्रम कॉन्टेक्टर हैं और लोको के डायरेक्शन के अनुसार J1 और J2 अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं। ऐसे ही जो ये CTF है, CTF1 हमारा BA1 पैनल पर होता है और CTF2 और 3 BA2 पैनल पर होता है। ये जो हमारे CTF हैं ये हमारे ट्रैक्शन और ब्रेकिंग साइड में क्लोज होते हैं। जब हमको गाड़ी को चलाना रहता है तो हमारे ये CTF1, 2 और 3 हमारे ट्रैक्शन साइड में क्लोज हो जाते हैं और जब हम डायनेमिक ब्रेकिंग लेते हैं उस समय ये हमारे CTF1 और 2 और 3 डायनेमिक साइड में जाते हैं। जब हमारा ट्रैक्शन साइड में CTF रहता है उस समय ट्रैक्शन मोटरों के फील्ड और आर्मेचर दोनों को सप्लाई मिलती है और जब हमारे CTF ब्रेकिंग साइड में जाते हैं उस समय हमारे जो ट्रैक्शन मोटर के आर्मेचर को सप्लाई जा रही होती है वो ब्रेक हो जाती है और सभी ट्रैक्शन मोटर के फील्ड आपस में सीरीज में जुड़ जाती है। तो आइए इस सर्किट में हम लोग देखते हैं कि J1 J2 यानी हमारे रिवर्सर कॉन्टेक्टर और CTF1 2 3 मतलब हमारे ट्रैक्शन और ब्रेकिंग कॉन्टेक्टर कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ आप सर्किट में देख रहे हैं कि इस सर्किट को हमारे CCPT फ्यूज से सप्लाई दी गई है। मतलब हमारे J1 J2 CTF1 2 3 कहीं पे भी कोई भी अर्थ फॉल्ट होगा तो हमारा CCPT ये फ्यूज मेल्ट होता है। उसके बाद BL का अनलॉक दिया है तो सप्लाई आ जाएगी नीचे। यहाँ पर सबसे लेफ्ट में BPMS का इंटरलॉक लगा है। जब हम BPMS को प्रेस करते हैं जो कि लोको पायलट के ठीक सामने रहता है, इस BPMS को प्रेस करने पर ये इंटरलॉक लगेगा और QEMS रिले इनर्जाइज होती है। जब ये QEMS रिले इनर्जाइज होती है तो हमारे DJ खुल जाता है, पेंटो बैठ जाता है और IP वाल्व डी एनर्जाइज हो जाता है जिससे कि प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना है, उसको आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ रिवर्सर कॉन्टेक्टर की बात करते हैं। सेकंड लाइन पे देखिए, ये हमारे MP के रनिंग का इंटरलॉक लगा है। MP के टोटल 8 पोजीशन होते हैं, रनिंग में 4 होते हैं और डायनेमिक ब्रेकिंग साइड में भी 4 होते हैं। रनिंग में होता है 0, -N और प्लस। तो जब भी हमारा रनिंग में MP रहेगा तो ये इंटरलॉक लगा रहेगा तो हमारी सप्लाई आ जाएगी नीचे। फिर रिवर्सर को हम जिस डायरेक्शन देंगे, मान लिया हम कैब 1 में बैठे हैं और MPJ को फॉरवर्ड डायरेक्शन में देंगे तो ये वाला इंटरलॉक लगेगा, सप्लाई आ जाएगी हमारी नीचे। शुरुआत में चूंकि हमारा MP 0 पर है मतलब रनिंग में है, उस समय हमारे CTF के तीनों कॉन्टेक्टर मतलब CTF1, CTF2 और CTF3 ये तीनों रनिंग साइड में होते हैं जिसके कारण ये तीनों इंटरलॉक लगा रहेगा और सप्लाई आ जाएगी नीचे। फिर नीचे लिखा है GR का 0 इंटरलॉक। जब GR 0 पर होगा उसी समय हमारे रिवर्सर कॉन्टेक्टर अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो चूंकि MP 0 पर है तो GR भी 0 पर होगा, ये इंटरलॉक लगा रहेगा और हमारे J1 और J2 के फॉरवर्ड साइड के इलेक्ट्रोवाल्व के कॉइल को सप्लाई मिलेगी और J1 और J2 कॉन्टेक्टर हमारा फॉरवर्ड साइड में सेट हो जाएगा। दूसरा है, देखिए सप्लाई इधर से आगे बढ़ रही है। चूँकि J1 और J2 हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेट हो चुका है इसलिए ये NOI दोनों क्लोज रहेंगे, सप्लाई आ जाएगी नीचे। और यहाँ पर देखिए CTF के ऊपर भी GR 0 का इंटरलॉक लगा है, मतलब CTF भी अपना डायरेक्शन तभी बदलेगा जब GR 0 पर होगा। तो इसके माध्यम से CTF रनिंग के भी तीनों CTF1, CTF2 और CTF3 के कॉइल को सप्लाई मिल जाती है। फिर ये सप्लाई आगे गई, CTF चूँकि रनिंग में पहले से था और उसके कॉइल को अब सप्लाई भी मिल गई। अब ये सप्लाई आगे जा रही है और यहाँ पर देखिए CTF रनिंग के इंटरलॉक लगे हुए हैं। CTF चूँकि रनिंग में है, ये तीनों इंटरलॉक लगे रहेंगे, सप्लाई पहुँच जाएगी ऊपर। और ये C145 का अपर इंटरलॉक है, मतलब NCI है। C145 ये हमारा डायनेमिक के समय ये कॉन्टेक्टर क्लोज होता है जिसके कारण ATFEX को सप्लाई मिलती है। तो शुरुआत में ट्रैक्शन साइड में C145 ओपन रहता है जिसके कारण ये NCI लगा रहेगा, सप्लाई पहुँच जाएगी आगे। फिर Q50 की तरफ ये सप्लाई आ रही है, देखिए कैसे आता है। फिर DJ चूँकि क्लोज हो चुका है तो सप्लाई आ गई और नीचे Q50 के पॉजिटिव साइड में। निगेटिव साइड में देखिए जो सप्लाई है, निगेटिव साइड में इसका BL का इंटरलॉक लगा है। जब BL की हम अनलॉक कर देंगे सप्लाई पहुंच जाएगी ऊपर
चूँकि हमारा MP 0 पे है तो ये इंटरलॉक हमारा लगा रहेगा ये वाला, और सप्लाई हमारी पहुंच जाएगी ऊपर। GR चूँकि हमारा 0 पे है ही है, इस तरह हमारे Q50 के निगेटिव साइड में भी सप्लाई पहुंच जाती है और Q50 रिले हमारी इनर्जाइज हो जाती है। जब Q50 रिले हमारी इनर्जाइज हो जाएगी उस समय Q50 का ये वाला NOI ये भी क्लोज हो जाएगा और इधर से भी Q50 के निगेटिव को सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये रास्ता क्यों बनाया गया है ये समझ लीजिए। जब हम गाड़ी ट्रैक्शन में चला रहे होंगे, MP से हम नाच लेंगे तो GR भी हमारा नाच पर चला जाएगा, जिसके कारण ये जो इंटरलॉक है GR का 0 ये हमारा खुल जाएगा। तो जब इधर से सप्लाई कट जाएगी, जब गाड़ी हमारी चल रही होगी, तो हमारे Q50 के NOI से ही हमारा Q50 रिले इनर्जाइज बना रहेगा। तो ये हुआ ट्रैक्शन साइड में। यही सेम चीज़ अगर हम MPJ को रिवर्स करेंगे तो भी चलेगा। वो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, दूसरे कलर से उसको हम बना रहे हैं। देखिए, जब हम MPJ को रिवर्स में करेंगे तब सप्लाई कैसे आएगी। ये BL की वाले ही रास्ते से ये नीचे आ रही है सप्लाई, और अब इधर से MPJ के रिवर्स साइड से नीचे आएगी। CTF 1 2 3 चूँकि हमारे रनिंग में क्लोज रहते हैं इसलिए ये तीनों इंटरलॉक लगे रहेंगे। GR 0 पे रहेगा तो हमारे J1 J2 का रिवर्स डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रोवाल्व हमारे इनर्जाइज होंगे और J1 J2 का डायरेक्शन हमारा रिवर्स साइड के लिए सेट हो जाएगा। उसके बाद यहीं से सप्लाई आगे बढ़ी और J1 J2 चूँकि रिवर्स साइड में सेट हो चुके हैं तो ये दोनों NOI लगे रहेंगे। सप्लाई ऐसे नीचे आएगी और CTF 1 2 3 के रनिंग के इलेक्ट्रोवाल्व को सप्लाई दे देगी, साथ ही साथ Q50 को इनर्जाइज करेगी ट्रैक्शन साइड में। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा, यानी इस डायरेक्शन से ही अभी हम आपको ग्रीन में फिर से शो किए दे रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि MPJ को फॉरवर्ड और रिवर्स में सेट करने पर J1 और J2 फॉरवर्ड और रिवर्स में उसके इलेक्ट्रोवाल्व कैसे इनर्जाइज होकर J1 और J2 को रिवर्स या फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेट करते हैं, साथ ही साथ Q50 हमारा ट्रैक्शन साइड में कैसे इनर्जाइज होता है। अब हम बात करते हैं कि डायनेमिक के समय हमारा CTF कैसे चेंज होगा, साथ ही साथ हमारा Q50 डायनेमिक के समय कैसे इनर्जाइज बना रहता है। उसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ CCPT और BL की अनलॉक है, ये उधर से सप्लाई आ रही है। जैसे हम MP को ब्रेकिंग में करेंगे, MP के ब्रेकिंग वाला ये वाला इंटरलॉक हमारा क्लोज होगा, जिसके कारण इधर से सप्लाई आ जाएगी नीचे, और हम किसी ना किसी डायरेक्शन में तो गाड़ी चला ही रहे होंगे। मान लिया हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला रहे थे तो J1 J2 का जो फॉरवर्ड साइड का NOI लगा है ये क्लोज रहेगा, इधर से सप्लाई आ जाएगी नीचे। उसके नीचे MPJ का फॉरवर्ड का इंटरलॉक है, MPJ भी फॉरवर्ड ही होगा, ये सप्लाई आ जाएगी नीचे। और GR 0 पे होने से हमारे CTF 1 2 3 तीनों के ब्रेकिंग साइड के इलेक्ट्रोवाल्व को सप्लाई मिलती है और CTF हमारा ब्रेकिंग में चला जाता है, जिससे कि Q50 ब्रांच पर CTF रनिंग वाले इंटरलॉक खुल जाते हैं और Q50 डी एनर्जाइज हो जाती है, जिसके कारण LSP का लैंप बुझ जाता है। अब देखते हैं कि Q50 कैसे रिले इनर्जाइज हो रही है ब्रेकिंग साइड से। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में CCLS के थ्रू एक सप्लाई आ रही है और GR 0 से 5 होने पर ये इंटरलॉक लगा रहता है, सप्लाई आ जाएगी नीचे। फिर नीचे उसके थर्मल रिले के NCI लगे हैं। ये थर्मल रिले अब कई लोगों से हटा दिए गए हैं। ये थर्मल रिले ब्रेकिंग रेजिस्टेंस के साथ जुड़े रहते थे। जब ब्रेकिंग रेजिस्टेंस बहुत अधिक गर्म हो जाता था तब ये थर्मल रिले ऑपरेट होता था और अपना NCI यहाँ से खोल देता था, जिसके कारण कि डायनेमिक ब्रेक कट ऑफ हो जाता था। तो अभी मान के चलते हैं कि वो ग्रिड रेजिस्टेंस हमारे ठंडे हैं, तो ये थर्मल रिले के दोनों NCI लगे रहेंगे, सप्लाई आ जाएगी नीचे। CTF हमारे ब्रेकिंग साइड में सेट ही हो चुके हैं, इसलिए जो CTF 1 2 3 तीनों के ब्रेकिंग के NOI लगे हैं ये क्लोज हो चुके होंगे, सप्लाई आ जाएगी नीचे। उसके नीचे लिखा हुआ है HMCS 1 और HMCS 2 का इंटरलॉक। तो अगर कोई ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट है उस समय हमारा डायनेमिक ब्रेक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उस समय सारे मोटरों की जो फील्ड होती है वो आपस में सीरीज में जुड़ी रहती है। इसी शर्त को पूरा करने के लिए यहाँ HMCS 1 और HMCS 2 दोनों का इंटरलॉक लगाया गया है, ताकि जब इन दोनों स्विच की पोजीशन 1 नंबर पर हो तभी हमारे C145 को सप्लाई मिले और डायनेमिक ब्रेक हमारा काम करे। और CTF ब्रेकिंग पे है ही है, ये वाला NOI हमारा पहले से लगा है, तो C145 को सप्लाई इधर से मिल जाएगी। जैसे ही C145 को सप्लाई मिलेगी
इधर से सप्लाई ऊपर की तरफ देखिए आगे बढ़ी, ये C145 का NOI क्लोज हो जाएगा और सप्लाई आगे आएगी। यहाँ पर लगा हुआ है SWC, ये हमारा एक प्रेशर स्विच है। जब ब्रेक सिलेंडर में 1 kg/cm² का प्रेशर जाता है तब ये रिले पिकअप होती है और अपना इंटरलॉक यहाँ से हटा लेती है। अभी चूंकि ब्रेक सिलेंडर में कोई प्रेशर नहीं है तो ये इंटरलॉक लगा रहेगा, सप्लाई जाएगी ऊपर। फिर यहाँ पर देखिए QE और QF1 QF2 का अपर इंटरलॉक यानी NCI लगा है, तो इनके रास्ते से हमारी सप्लाई आ जाएगी यहाँ पर। और DJ चूँकि क्लोज हो चुका है, DJ का NOI लगा है, तो सप्लाई पहुँच जाएगी Q50 के पॉजिटिव पे। और निगेटिव सप्लाई यहाँ वही रास्ता है कि BL की अनलॉक है तो सप्लाई आई हमारी आगे, और MP अगर ब्रेकिंग में है तो भी ये इंटरलॉक लगा रहेगा, सप्लाई और ऊपर जाएगी। और GR हमारा 0 पे रहेगा तो Q50 के निगेटिव को सप्लाई मिल जाएगी, इससे कि हमारा Q50 ब्रेकिंग के समय भी एनर्जाइज बना रहेगा। और इसके एनर्जाइज होने से Q50 का ये वाला NOI भी लग जाएगा, इधर से भी सप्लाई मिल जाएगी और LSB का लैम्प बुझ जाएगा। इसीलिए जब हम MP को P पर करते हैं तो LSB का लैम्प एक बार झपकता है। अब हम जब डायनेमिक साइड MP को बढ़ाएंगे और हमारा GR 0 से आगे बढ़ेगा तो इधर से ये वाली सप्लाई हमारी कट जाएगी और Q50 के NOI से लगातार सप्लाई बनी रहेगी। QE और QF की बात कर लेते हैं। QE और QF ये टारगेट वाली रिले हैं। QE हमारे रिले बोर्ड पर लगे हैं और QF1 और QF2 हमारे HTC की दीवार पर लगे हुए हैं, जो कि कॉरिडोर से हमें दिखता है। QE होता है कि जब ट्रैक्शन मोटर की फील्ड एक्साइट हो रही है उस समय अगर ट्रैक्शन मोटर के फील्ड में 900 एम्पियर करंट पहुंच जाता है तो ये QE रिले इनर्जाइज होती है। ऐसे ही ये रिले QF1 ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 के आर्मेचर से और QF2 ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 के आर्मेचर से जुड़ी रहती है। जब हमारे ट्रैक्शन मोटर अधिक करंट जनरेट करने लगते हैं एक लिमिट से ज़्यादा, उस समय ये रिले इनर्जाइज हो जाती है, जिससे अपना NCI ओपन कर देती है। WAG5 में इसकी सेटिंग 700 एम्पियर है और WAG7 में इसकी सेटिंग 850 एम्पियर है। तो जैसे ही QE रिले या QF रिले कोई इनर्जाइज होगी तो यहाँ से अपने NCI को ओपन कर देगी। QE या QF जो भी रिले इनर्जाइज होगी यहाँ से अपना NCI ओपन करेगी, जिसके कारण Q50 रिले की हमारी सप्लाई कट जाएगी। और आपको पता है Q50 रिले डी एनर्जाइज जब होती है तो नाच को रिग्रेस कराती है, और जब नाच रिग्रेस हो रहा है उस समय अगर QE रिले इनर्जाइज हुई थी यानी उसके ट्रैक्शन मोटर के फील्ड ज़्यादा एक्साइट हो रहा था तो वो भी लिमिट में आ जाएगा। और अगर QF1 या QF2 इनर्जाइज हो रही थी तो वो भी नाच के कम होने से जो ट्रैक्शन मोटर के आर्मेचर से अधिक करंट निकल रहा था वो भी कम हो जाएगा। तो ऐसे समय में GR 0 तक आ जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। मान लिया हमने 20 नाच लगा रखा था डायनेमिक ब्रेकिंग के समय, उस समय QE या QF रिले इनर्जाइज हो गई। मान लेते हैं नाच कम होते होते 12 या 13 या 14 नाच तक आता है और हमारी QE और QF रिले नॉर्मल हो गई है, जो हमारी करंट की लिमिट थी वो नॉर्मल रेंज में आ गई है। तो उस समय Q50 को कैसे सप्लाई मिलेगी, क्योंकि Q50 को जो सप्लाई मिल रही थी इस ये बीच वाले रास्ते से, इसमें क्या होना ज़रूरी था, GR का 0 होना। इसीलिए इसके पैरेलल में CTF ब्रेकिंग के इंटरलॉक लगाए गए हैं कि GR 0 पर हो या ना हो, इस CTF ब्रेकिंग साइड से Q50 के निगेटिव को सप्लाई मिल जाए और हमारा जो डायनेमिक ब्रेकिंग में रिग्रेशन हुआ था वो वापस डायनेमिक लगना शुरू हो जाए। सेम यही कंडीशन SWC का है कि अगर डायनेमिक लगाते समय ब्रेक सिलेंडर में 1 kg/cm² से प्रेशर अधिक गया तो ये रिले इनर्जाइज होकर डायनेमिक ब्रेक को कट ऑफ कर देती थी। सबसे नीचे यहाँ C145 के बगल में देखिए C107 का NCI दिया है। जब भी हम डायनेमिक ब्रेक लगाते हैं उस समय C107 कॉन्टेक्टर ओपन हो जाता है। आपको ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट में याद होगा, तो C107 जैसे ओपन होगा ये NCI लग जाएगा, जिससे C108 को सप्लाई मिल जाएगी, जिसके कारण हमारा MVRF भी चलने लगेगा, यानी ग्रिड रेजिस्टेंस को ठंडा करने वाला ब्लोअर मोटर। अब राइट में कुछ और सर्किट है LHDBR और IP का, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ CCLS से देखिए जो सप्लाई जा रही है आगे QVRF ये रिले का NCI लगा है, ये MVRF जो ग्रिड रेजिस्टेंस को ठंडा करने वाला ब्लोअर लगा है, जब वो नहीं चलता है तो ये इसका NCI लगा रहता है, जिसके कारण इसकी सप्लाई LHDBR को मिल जाती है। मतलब जब हम डायनेमिक ब्रेक नहीं लगा रहे होते हैं उस समय LHDBR का लैंप जला करता है, और जैसे हम डायनेमिक लगाते हैं उस समय हमारे ये MVRF अगर चलता है
तो MVRF जैसे चलेगा ये QVRF रिले इनर्जाइज होगी, जिसके कारण ये जो NCI लगा है ये ओपन हो जाएगा और LSDBR का लैंप बुझ जाएगा। तो जब भी हम MP को P पे करते हैं जनरली LSDBR बुझ जाना चाहिए, और LSDBR बुझकर ये संकेत दे रहा है कि हमारा MVRF काम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे GR025 का इंटरलॉक लगा है, यहाँ से सप्लाई नीचे आ रही है और यहीं से सप्लाई हमारी चली जा रही है IP वाल्व को, जिसके रास्ते में QEMS का NCI और QVCD का NCI लगा है, साथ ही साथ Q30 का NOI लगा है और उसके पैरेलल में CTF के रनिंग का NOI लगा है। इस तरह हमारे IP वाल्व को सप्लाई मिला करता है। जब BPMS पुश बटन को हम प्रेस करेंगे QEMS रिले इनर्जाइज होगा, उस समय ये QEMS का NCI ओपन होता है और IP वाल्व डी एनर्जाइज होता है, जिसके कारण प्रेशर गिरता है। ऐसे ही जैसे VCD ऑपरेट होगा QVCD रिले इनर्जाइज होगी और QVCD का ये NCI ओपन होगा और हमारे IP वाल्व डी एनर्जाइज होकर BP प्रेशर को ड्रॉप करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए नीचे 2 इंटरलॉक लगे हैं Q30 और CTF रनिंग का। जब हम ट्रैक्शन में गाड़ी चला रहे होते हैं तो ये हमारे दोनों इंटरलॉक लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम डायनेमिक में गाड़ी चलाएंगे तो ये CTF का ये जो रनिंग वाला है ये वाला हमारा ओपन हो जाएगा। केवल Q30 से ही सप्लाई मिला करती है। ये क्यों लगाया गया है इसको समझिए कि अगर CTF रनिंग का ये वाला इंटरलॉक ना होता और अगर DJ नहीं लगा है उस समय हम HBA को 1 पे कर देते तो हमारा IP वाल्व डी एनर्जाइज होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर डायनेमिक लगाते समय OHE हमारी चली गई, नो टेंशन हो गया, उस समय ये Q30 भी रिले डी एनर्जाइज होगा, जिसके कारण ये NOI Q30 का ओपन हो जाएगा और IP वाल्व डी एनर्जाइज होकर BP प्रेशर को ड्रॉप करा देगा और गाड़ी हमारी सुरक्षित खड़ी हो जाएगी। MVRF जब हमारा काम करना शुरू कर देता है तो QVRF का यहाँ पर NCI तो हट गया, LSDBR का लैंप बुझ गया, साथ ही साथ QVRF का ये NOI लगता है और इधर से भी IP को और C145 को सप्लाई मिलती रहती है, भले ही हम 5 नॉट से ऊपर ले जाएं और ये वाला इंटरलॉक खुल जाए तो भी। अब यहीं पे समझिए अगर MVRF काम नहीं करा मतलब QVRF पिकअप नहीं करेगी, QVRF नहीं पिकअप करेगी तो ये वाला NOI हमारा ओपन रहेगा और जैसे ही हम डायनेमिक साइड में 5th नॉच के ऊपर जाएंगे ये GR025 का भी इंटरलॉक खुल जाएगा, जिसके कारण IP हमारी डी एनर्जाइज हो जाएगी। मतलब कि अगर हम डायनेमिक ब्रेक लगा रहे हैं और हमारा MVRF काम नहीं कर रहा है तो जैसे हम डायनेमिक साइड में 5th नॉच से ऊपर जाएंगे वैसे ही IP वाल्व डी एनर्जाइज होकर गाड़ी में ब्रेक लगा देगा। ये डायनेमिक के लिए है। जब हम ट्रैक्शन साइड में गाड़ी चला रहे होते हैं तो ये सबसे राइट में देखिए CTF रनिंग का ये इंटरलॉक लगा है, तो इस रास्ते से हमारे IP को सप्लाई मिलती रहती है और उस समय ये QVRF और GR025 वाले इंटरलॉक का कोई काम नहीं रहता है। सबसे राइट में यहाँ देखिए LSC 145 का एक लैंप लगाया गया है। ये पायलट लैंप हमारे रिले बोर्ड पर लगाए गए हैं, कुछ लोगों में ये कॉन्टेक्टर पैनल पर भी लगाए गए हैं। ये तब जलेगा जब हमारा C145 कॉन्टेक्टर क्लोज हो चुका होगा और इस LSC 145 को सप्लाई मिली है CCLC के माध्यम से। तो इस पायलट लैंप का यूज़ क्या है इसके बारे में भी हम बता चुके हैं कि नॉर्मली जब हम डायनेमिक ब्रेक लगाएंगे तो C145 रिले पिकअप होगी जिससे ये लैंप जलता है, लेकिन नॉर्मली इस लैंप को हमको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि C145 क्लोज हुआ या नहीं क्लोज हुआ हमको LSB के लैंप से ही पता चल जाता है, क्योंकि जब तक C145 क्लोज नहीं होगा डायनेमिक साइड में हमारा Q50 रिले इनर्जाइज नहीं हो पाएगा और Q50 रिले जब तक इनर्जाइज नहीं होगी हमारा LSB का लैंप नहीं बुझेगा। तो वहाँ से हमको LSB के लैंप से भी पता चल सकता है कि C145 क्लोज हुआ या नहीं हुआ। तो इस लैंप की ज़रूरत कब पड़ी? इस लैंप की ज़रूरत तब है कि जब हमको Q50 रिले को इनर्जाइज हालत में वेज करना है, उस समय हमको एक कंफर्म करना रहता है कि C145 ओपन होना चाहिए। अब C145 चूँकि HTC में लगा है और उसके कॉन्टेक्टर के ऊपर हमारे आर्क ट्यूब लगे हैं, जिससे हम ये नहीं देख पाते हैं कि कॉन्टेक्टर हमारा क्लोज है या ओपन है। तो इस लैंप की सहायता से हमको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि Q50 रिले इनर्जाइज करने से पहले ये लैंप हमारा बुझा हो, ताकि हम कंफर्म हो जाए कि C145 ओपन है। तो इस वीडियो में हमने इस सर्किट को समझाने की काफ़ी कोशिश की है। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।